हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, एनवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज करवा रहा हूँ और काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि हिंदी के लिए भी हमको एक वीडियो दे दीजिए, तो हिंदी वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। और 2 दिन से मैं एक्चुअली वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बिजी होने के कारण। तो अब जो है मैं आप सभी के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप सभी के साथ मतलब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है मेरे साथ बने रहें और सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो डाउट है वो जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो कोई भी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है उसको तुरंत देखें। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप उसको 1.25 या 1.5x पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। आपको कोई लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता भी तो मैं बोलता हूं कि इसको नोट कर लीजिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले एक बार कॉपी और पेन जो है वो आप अपने पास जरूर रख लिया करो, चैप्टर की हेडिंग डाल के। और जो भी कहीं पर भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको लगता है कि ये चीज अगर मुझे याद नहीं रह पाएगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है आप लिख लो। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी जरूर लिखना है। ठीक है, तो 2 वीडियोस जो हैं यानी कि 2 लेक्चर्स मैंने साइंस के क्लास 9 के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर पड़ी है, आप देख लेना जाकर। अब इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स, gargantuan black holes and everything in between. The atom is the most fundamental unit of matter, making up everything that we see around us. It is extremely small, measuring in at less than 0.1 to 0.5 nanometers. ठीक है, तो आप सभी को पता है कोई भी अगर मैटर होता है तो वो हमारे एटम से मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, एटम हमारी एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे कोई भी चीज बनती है। अगर कोई भी एक सॉलिड है, कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी एक गैसियस फॉर्म में कोई सब्सटेंस है, तो उसकी जो मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम होती है। या कुछ में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर बोलो कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है थोड़ा सा आकर, ठीक है, आपके पास मतलब वो सब्सटेंस है कहीं पर रखा हुआ, तो उसके अंदर CaCO3 के जो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, जिसमें कैल्शियम का आपका एक एटम है और कार्बन का आपका एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से एटम और मॉलिक्यूल की थ्योरी होती है। उसके बाद पहला हम लोग यहाँ पर लॉज पढ़ने वाले हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स एंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, वेयर एज द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, तो उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। In a chemical reaction, a chemical change must occur, which is generally observed with physical changes like precipitation, heat production, color change, etc. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई ना कोई जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना जरूरी है, तभी हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर हो गया इतनी बात? जैसे दूध होता है तो दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? तो अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपने देखा होगा दूध की जो डेंसिटी है वो कम होती है, दही की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, दही गाढ़ा हो जाता है। ओके, तो इस तरीके के फिजिकल चेंजेस आने जरूरी हैं। या फिर आप कोई भी और चीज ले लो, अगर मान लो आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल को HCl में डालोगे तो क्या होता है? आपकी हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखती है। ठीक है, बबल्स दिखते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हीट प्रोडक्शन हो गया, कलर चेंज हो गया, तो ये सारी क्या है? ये सारी फिजिकल चेंजेस हमें बताते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें जितना मास आपका पहले था रिएक्शन से, उतना ही मास जो है रिएक्शन होने के बाद रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 किलो दूध को यूज कर रहे हो दही बनाने के लिए, तो दूध अगर आपका 1 किलो था तो दही भी आपका 1 किलो ही बनेगा। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो मास जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। या फिर अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, आपने क्या करा, क्या बोलते हैं कि सपोज कोई भी आपने मेटल लिया, ठीक है, आयरन ले लिया और आयरन को जो है HCl के साथ रिएक्शन करवाया आपने, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो दोनों तरफ जो मास होगा वो कांस्टेंट रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास आप रिएक्शन करने के लिए ले रहे हो उतना ही मास आपको तब मिलेगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? अ प्योर कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर और फ्रॉम एन ओशियन बोथ हैव ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो एटम्स यूज हो रहे हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो, रिवर मतलब नदी का पानी और समुद्र का पानी, तो पानी जो है उसमें हमेशा H2O की फॉर्म में ही रहेगा, जिसमें कि आपके 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका समुद्र के पानी में जो है हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे या फिर नदी के पानी में जो है हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वो रिएक्शन के बाद जो बन रहा है, तो वो हमेशा जो बनेगा वो जो भी एटम से बन रहा है वो एटम्स हमेशा क्या होंगे? फिक्स्ड क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन में होंगे, फिक्स्ड रेशियो में होंगे। ठीक है, यानी कि वाटर में क्या होता है? H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? 1 कैल्शियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम एटम्स की बात कर रहे हैं। एन एटम इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल मीन्स। ठीक है, एटम को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये पुरानी बात थी, लेकिन एटम को हम अब तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो है एटम को हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की। द एटॉमिक सिंबल है 3 पार्ट। देखो ये वाली चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक्स जो होता है वो क्या बताता है हमको? सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी कि अगर हमें क्लोरीन को डिनोट करना है तो Cl से डिनोट करेंगे, कैल्शियम को करना है तो Ca से करेंगे, जिंक को करना है तो Zn से करेंगे। ठीक है, क्रोमियम को करना है तो Cr से करेंगे, पैलिडियम को करना है तो Pd से करेंगे। तो एक्स जो होता है, अगर कहीं एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये किसी केमिकल को बता रहा है। फिर नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ए से हम क्या करते हैं? ए से हम क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर या फिर उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम जो है वो अपनी स्टेशनरी फेज में आप बोल सकते हो, या फिर जो अपने मतलब क्या बोलते हैं? रूम स्टेट पे। ठीक है, मतलब अभी कोई भी उसमें चेंज नहीं किया गया है, कोई भी एनायन कैटायन हमने उसको नहीं बनाया। अगर वो अपनी गैसियस फॉर्म में है तो उसमें जो ए डिनोट करता है वो क्या करता है? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी बोलेंगे जब वो अपनी गैसियस फॉर्म में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है उसके इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मास नंबर जेड। जेड क्या बताता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो मास नंबर होता है वो जेड से डिनोट किया जाता है, और इस मास नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, एक्चुअली जेड क्या बताता है? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं आपके, वो किस में होते हैं? आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर का सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोलो कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? 23 होता है। हम उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं कई बार कि एटॉमिक मास जो है वो 23 है, यानी कि 23 के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली क्या होता है? वो एटॉमिक मास नंबर होता है 23। अगर हमें उसका एक्चुअल मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे ही इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मास से। ठीक है, और फिर प्रोटॉन लेंगे, कितने प्रोटॉन है उसको करेंगे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मास से, कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.31 इंटू 10⁻31 kg, इस तरीके से। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। मास नंबर और मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मास नंबर जो होता है वो हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये क्या बोलती है? द मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। यानी कि जो मैटर कोई भी होता है, कोई भी जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो किससे बना होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, इंडिविजिबल यानी कि जो टूट नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। The properties of all atoms of a given element are the same, including mass. This can also be stated as all the atoms of an element have identical mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ये बोलता है कि सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जो कोई भी मैटर होता है, अगर कोई भी एक चीज है, एक मैटर आपके पास या एक सब्सटेंस है, तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि मतलब अगर दो अलग अलग मैटर हैं, ये दो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, तो उनमें जो एटम्स होंगे वो दोनों ही अलग अलग होंगे, यानी कि उनका मासेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी जो
प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो अलग अलग होंगी। ठीक है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में स्टेटमेंट दिया गया। फिर नेक्स्ट है थर्ड हमारा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इज फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड्स बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कंपाउंड रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एटम्स ना तो बनाए जा सकते हैं ना तोड़े जा सकते हैं, ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया है। और जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के मतलब क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिस वजह से कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो काइंड ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि वाटर का एग्जांपल आपको बताया था कि नदी का पानी हो या फिर समुद्र का पानी हो, दोनों का ही पानी का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O रहता है। ठीक है, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दे रखी है यहाँ पर कि 16 मास यूनिट, यानी कि यहाँ पर क्या लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, प्लस 2 मास यूनिट्स किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो हमें क्या मिला, 18 मास यूनिट, यानी कि हमें वाटर मिल गया। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, फिर एटॉमिक मास के बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द टोटल मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम और इन अ ग्रुप ऑफ एटम, द एवरेज मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या कहते हैं, किसे कहते हैं हम, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ एटम। ठीक है, तो उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक पार्टिकल जो भी है उसका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हम जो है एटॉमिक मास अगर किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, AMU। AMU के मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और अब क्या होता है, कई जगह पे हम लोग खाली U भी लिख देते हैं। ठीक है, तो U का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद है इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज का मास निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, यानी कि जो कार्बन का जो C12 वाला आपका क्या होता है, आइसोटोप होता है, उसका जितना टोटल मास है, अगर हम उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बेसिकली क्या मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास मिलता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी काफी इजी है। कोई भी आपके पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आप बोल सकते हो, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के जब हम एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, इसको बताने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसमें यही बताया कि आपके पास वाटर है तो हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 को उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन के मास नंबर को, और उसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट फॉर एटम्स मॉलिक्यूल साइंस इज डिफाइंड एज अ मोल। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में जो है 1 मोल पानी है, ठीक है, या 1 मोल H2O है, तो 1 मोल का मतलब ये होता है कि 1 मोल हमें क्या बता रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो है 2 रुपए हैं, ठीक है, और आपको बताने कि उसमें कितने पैसे हैं, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, 200 पैसे होंगे। ठीक है, 200 पैसा होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये मोल की डेफिनेशन है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो है एक कोई मतलब बीकर है, उसमें क्या है, मैंने 1 मोल सोडियम आयंस लिए हैं, ठीक है, Na+ आयंस लिए हैं, तो यानी कि क्या होगा, वो जो आयंस है वो कितने के बराबर होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस के बराबर होंगे। ठीक है, मोल कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, और इसी मोल की जो आपकी डेफिनेशन, यानी कि जो मोल का नंबर है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, इसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और ये कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, जो मतलब जो भी आपके पार्टिकल हम काउंट करते हैं तो वो सभी चीजों में हम इसको ले सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? सब्सटेंस इज समथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। द मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इज एक्चुअली द सम ऑफ टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट टू मेक अप अ मॉलिक्यूल पर मोल। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली मोलर मास क्या होता है कि इट इज एक्चुअली द सम ऑफ टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट टू मेक अप अ मॉलिक्यूल पर मोल। ठीक है, एक मोल में जो है कितने ग्राम्स, वो जो भी आप एटम ले रहे हो या फिर कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो एक मोल में उसका कितना मास आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको अभी इतना क्लियर भी नहीं हो रहा तो हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एटॉमिक वैलेंसी। एटॉमिक वैलेंसी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एंड एटोमिसिटी। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, द एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब में क्या होती है? आपकी एटोमिसिटी 2 होती है, क्योंकि ये हमेशा क्या बोलते हैं? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है तो H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो इनकी एटोमिसिटी क्या है? 2 हो गई। ओके, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी को पता है। द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स द होल मास ऑफ एन एटम। ठीक है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो टोटल एटम का मास होता है वो कहाँ पर होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन शेल्स या ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं किसमें होते हैं? आपके न्यूक्लियस के बाहर जो क्या बोलते हैं? शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, तो उसमें क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर दिखा रखा है कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का ये आप देख सकते हो कितने 2 अंदर हैं, अंदर वाले शेल में, और बाहर के हैं 4 हैं, तो 6 आपको पता है 6C12, ये जो होता है आपका कार्बन का, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जिसमें कि 6 आपका एटॉमिक नंबर है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को दिखाता है, और 12 आपका क्या होता है? मास नंबर होता है। मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो सम है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के जो 12 चीजें हैं, मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स जो वो कहाँ होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कार्बन है, तो इसमें बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या होता है वहां पर? वही आपकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे आप यह बोल सकते हो कि यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑर्बिट है ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, किसके लिए? कार्बन के लिए। ठीक है, तो 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पर दिया होगा, चलो यहाँ पर नहीं दिया है, जैसे हम एग्जाम्पल कर ले क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपका? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो 287 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्लोरीन के पास जो है क्या बोलते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को तो वो बाहर नहीं कर सकता अपने एटम में से, तो वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है, ताकि वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, जैसे Na के साथ, तो NaCl बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये उसकी वैलेंसी हो गई। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, फिर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये हो सकता है आपको आता ही हो कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में लिखा है, फिर आयंस के बारे में यहाँ पर लिखा है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एनायन और कैटायन बता देता हूँ क्या होता है कि एनायन किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें आयंस होते हैं, जैसे कि Na+ और Cl- जो मिलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो काफी अच्छा एग्जांपल दे रखा है, जैसे CaCl2 की हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर कैल्शियम का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पर कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है? 288 ठीक है, और उसी तरीके से जो कैल्शियम आयन है, मतलब इसमें क्या 282 है, तो बाहर वाला आप अगर शेल देखो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से डोनेट कर सकता है किसी भी ऐसे एटम को जिसकी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन को हमेशा किसी जरूरत होती है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैल्शियम जो है वो डोनेट कर सकता है, और एक क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो 2 क्लोरीन क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को लेने आ जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है? 2 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को जब ले लेंगे और कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, तब क्या होगा? यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो CaCl2 जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब इस तरीके से क्या होगा?
आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा CaCl2 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपाउंड इस तरीके से बन गया। तो यही था इस चैप्टर में, बेसिकली इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, और जिसने भी पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे उनकी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।